नमस्कार, मैं एडवोकेट प्रदीप कुमार। 1 जुलाई से भारत में 3 नए कानून लागू होने जा रहे हैं। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। क्या ऐसे अधिकार दिए जाने चाहिए कि पुलिस आप पर ही हावी हो जाए? एक बार ठीक से सोच लीजिएगा। अंग्रेजी में आईपीसी के तहत पुलिस सबको गिरफ्तार करने के बाद 15 दिनों के लिए हिरासत में रख सकती थी। नियम तो यही था। गिरफ्तारी के 15 दिन के बाद जुडिशियल रिमांड में भेजना अनिवार्य था। पुलिस रिमांड गिरफ्तारी के बाद अधिकतम 15 दिनों तक मिल सकती थी। अब 15 दिन की रिमांड को टुकड़ों में 60 से 90 दिनों तक यानी 3 महीने तक आप पुलिस के कब्जे में रहेंगे। अगर 15 दिन पूरे होने के एक दिन भी पहले बेल आपको मिल जाती है तो वह रद्द हो सकती है। ऐसा पीआरएस ने अपनी वेबसाइट पर लिखा है। अगर ऐसा हुआ तो सीधा सीधा आपके बेल अधिकार पर हमला होगा। इस प्रावधान का सरल सा मतलब है तो यही लगता है कि हिरासत 90 दिनों की हो जाएगी। पीआरएस की वेबसाइट पर लिखा है कि बेल होगी तो पुलिस दोबारा रिमांड मांगकर बेल कैंसिल करा देगी। एक दलील दी जाएगी कि 15 दिनों में पुलिस के लिए जांच करना और सबूत जुटाना संभव नहीं होता है तो उसे 90 दिन चाहिए, लेकिन 15 दिन में जांच नहीं हो पाती है। इसका समाधान केवल 90 दिनों की हिरासत की अवधि में बढ़ाने से नहीं होगा। पुलिस अधिकारी, सिपाही और जांच अधिकारी की नियुक्ति से ही इसमें सुधार आएगा। एक जांच अधिकारी कई केसों की जांच कर रहा होता है। थाने में जांच अधिकारी के पास क्या सुविधा है, समाधान है और उसकी टीम कैसी है, जरा पता कर लीजिएगा। कायदे से सरकार को पहले से ठीक करना चाहिए था, फिर उसके हिसाब से कानून में बदलाव लाना चाहिए था। अब होगा यह कि पुलिस जांच के नाम पर आपको पकड़कर सीधे 90 दिनों के लिए जेल में डाल सकती है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है कि इस कानून को 1 जुलाई से लागू न करें, इन्हें टाल दिया जाए। कर्नाटक ने भी कई बिंदुओं को लेकर ऐतराज जताया है। इन राज्यों का कहना है कि बिना पर्याप्त विचार विमर्श के जल्दबाजी में 3 कानून पास कर दिए गए और लागू किए जा रहे हैं। पिछले लोकसभा के शीतकालीन सत्र में जब 97 सांसद निलंबित थे, उसी दौरान यह तीनों कानून पास हुए। देश की अदालत में लाखों वकीलों को अब सब कुछ नए सिरे से समझना और पढ़ना होगा। वकालत का पेशा ऐसे ही प्रचंड मेहनत का होता है। एक वकील किन परिस्थितियों में मेहनत करता है और अपना वकालत करता है, अब उसके जीवन में एक नई चुनौती आ रही है। पूरा कानून ही बदल जाएगा। जिन धाराओं को जिन नंबरों से वकील पहचानते थे, अब सब बदल चुके हैं। नए प्रावधान आ गए हैं। 100 सालों से कोर्ट में वकील, मुवक्किल, जजों के बीच कानून को लेकर एक समझ बन गई थी, वह सब अब अतीत का हिस्सा हो जाएगा। 1 जुलाई से सभी समाज से लेकर अदालत सबको जीरो से अब शुरुआत करना पड़ेगा। गैर हिंदी प्रदेशों में अलग ही तरह की दिक्कत आ सकती है। जनरल जो धाराएं थी, जो अमूमन जो रटी रटाई थी, वह अब रूटीन में आने में थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि अभी तक नई किताबों का सरकार के द्वारा कोई पब्लिकेशन नहीं कराया गया है। नए वकीलों के पास तो बिल्कुल ही नहीं है और पुराने वकीलों की भी समस्याएं आने वाली है। केवल वकीलों के लिए ही नहीं, माननीय अधिकारीगण और जो कुछ सरकारी गण हैं और जो विवेचक हैं, उनके लिए भी अच्छी खासी समस्याएं इसमें क्रिएट होने वाली हैं। और इसके समाधान के लिए आवश्यक यह है कि वृद्धि स्तर पर माननीय उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जिसकी आम जनमानस तक इस कानून को पहुंचाने में आसानी हो, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने क्यों पत्र लिखकर तमाम बार एसोसिएशन और स्टेट बार काउंसिल के अनुरोध किया है कि वे इन मामलों के विरोध से दूर रहें। वकील भी तो प्रभावित होंगे, तो उन्हें विरोध क्यों नहीं करना चाहिए? विरोध करने से क्या रोका जा सकता है? इस वक्त लाखों लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है, कहीं सरकार जल्दी में तो नहीं है?
क्या उसे और वक्त देना नहीं चाहिए था? आज के ही इंडियन एक्सप्रेस में किरण पराशर और अरुण जनार्दन की खबर है कि कर्नाटक ने इस बात को लेकर ऐतराज जताया है कि तीनों कानून नाम ही हिंदी में रखे गए हैं। कर्नाटक ने संविधान के अनुच्छेद 348 का हवाला दिया है कि संसद में जो विधेयक कानून के लिए प्रस्तुत होगा वह अंग्रेजी में भी होना चाहिए। राजभाषा अधिनियम 1963 में लिखा है कि जिन राज्यों में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है उनसे अंग्रेजी में ही संवाद होगा। इसलिए इन विधेयकों को अंग्रेजी में पेश करना अनिवार्य है और उनका हिंदी में अनुवाद हो सकता है। इस मुश्किल विषय का सामना तो करना पड़ेगा। हमने मूल रूप से सुप्रीम कोर्ट की वकील इंदिरा जयसिंह के लेख और इंटरव्यू को ही फॉलो किया है। कोशिश है कि इस पर हिंदी में बात हो, कुछ आप भी जोड़ें और कुछ आप भी पूछें। आज हमारा फोकस सिर्फ एक सवाल पर है कि क्या भारतीय न्याय संहिता पुलिस स्टेट की अवधारणा को और मजबूत करती है, और क्या आप पहले से ताकतवर पुलिस स्टेट के लिए तैयार हैं? यहाँ पर पुलिस से इतना खुश हो गए हैं कि उसे और ज़्यादा अधिकार देना चाहते हैं। दिया तो जाना चाहिए, लेकिन भारत में 2020 से सन 2022 तक पुलिस के हिरासत में 44,000 लोगों से अधिक की मौत हो चुकी है। यूपी में 9 सबसे अधिक कैदी पुलिस के हिरासत में मारे गए। इतना बड़ा बवाल हो रहा है तो जाहिर है कुछ प्रावधान अच्छे भी होंगे, नए भी होंगे। जैसे पहले पुलिस किसी को कहीं से उठा लेती थी, कुछ दिनों के बाद उसकी गिरफ्तारी कहीं और से दिखा देती थी। अब गिरफ्तारी की वीडियो रिकॉर्डिंग करनी होगी। तो क्या यह रुक जाएगा? जहां से पुलिस गिरफ्तार करेगी वहीं का वीडियो बना देगी। आपको बार बार पूछना होगा कि भीमा कोरे गांव केस में जिस तरह से सबूत, इलेक्ट्रॉनिक सबूत कंप्यूटर में प्लांट करने की खबरें आरोप लग रहे थे, 5 साल तक लोगों को जेल में रखा गया। बाकी ऐसे और भी कई केस हैं, जैसे हाथरस बलात्कार के समय सिद्धि कंपन के साथ हुआ था। अब आप ही बताइए कि ऐसा अब नहीं होगा? इस कानून के बाद नागरिकों के अधिकार इतने सुरक्षित हो जाएंगे? क्या यह 3 कानून पुलिसिया फिल्म को रोकने में मदद करेंगे? पुलिस रिमांड के समय वकील मौजूद होता है। 90 दिनों तक रिमांड के दौरान वकील होगा या रखना पड़ेगा, तो उसका खर्च आप सोच सकते हैं, या खर्च जिसकी जेब पर भारी पड़ने वाला है। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने ललित कुमार बनाम यूपी सरकार के मामले में फैसला दिया कि जैसे ही कॉग्नाइजेबल ऑफेंस यानी संज्ञेय अपराध का पता चलता है, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। कुछ ही मामलों में अपवाद के तौर पर एफआईआर से पहले प्राथमिक जांच की छूट दी गई। भारतीय न्याय संहिता में ऐसे संज्ञेय अपराध जिसमें 3 साल या फिर 7 साल की सजा का प्रावधान है, उनके मामलों में एफआईआर से पहले अब प्राथमिक जांच होगी। यह तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ही खिलाफ है। पुलिस सबको 90 दिनों तक रिमांड पर लेकर जेल में रख सकती है, लेकिन आप जब एफआईआर कराने जाएंगे, गोली लगी होगी, सर फटा होगा मान लीजिए, तो 15 दिनों तक तो सब प्राथमिक जांच करेंगे। कर्नाटक ने भी इस प्रावधान को लेकर आपत्ति जताई। इस बात को बार बार समझने की ज़रूरत है। पहले अगर पुलिस जांच करती थी तो आप मजिस्ट्रेट के पास जा सकते थे, राहत की उम्मीद कर सकते थे। अब तो मजिस्ट्रेट के पास भी कुछ करने के लिए शायद नहीं बचेगा। अब आप बताइए, प्राथमिक जांच कितना समय लगेगा? लोग कितने होते हैं? किसी थाने में जाकर पता कर लीजिए। ऐसे ही एफआईआर लिखवाने में बहुत मुश्किल होता है। अब 15 दिनों तक प्राथमिक जांच होगी है। सुप्रीम कोर्ट की वकील इंदिरा जयसिंह कहती हैं कि पुरानी धारा में संप्रभुता और एकता अखंडता का जिक्र तक नहीं था, लेकिन भारतीय न्याय संहिता की धारा 150 में इसका जिक्र कर दिया गया है। इससे यह होगा कि बात बात में लोगों पर राजद्रोह लगाया जाता रहेगा। पब्लिक टाइटल इसका इस तरह है कि
टाइटल है भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता और खतरे में डालने वाला कार्य। और आगे लिखा है कि जो कोई प्रयोजन पूर्वक या जानबूझकर बोलेगा या लिखेगा, शब्दों द्वारा लिखे गए या संकेतों द्वारा या दृश्य रूपन या इलेक्ट्रॉनिक संग सूचना स्वयं या वित्तीय साधन के प्रयोग अलगाववादी क्रियाकलापों की भावना को बढ़ावा देता है या भारत के संप्रभुता या एकता और अखंडता को खतरे में डालता है या ऐसे अपराधों में सम्मिलित होता है, तो वह आजीवन कारावास। इसकी हिंदी जरा मुश्किल तो है, जरा नहीं बहुत ही मुश्किल है, लेकिन कानूनी भाषा की अंग्रेजी भी कहाँ आसान होती है। वकील इंदिरा जय सिंह कहती हैं कि पहले के कानून में भारत की संप्रभुता और एकता और कोई भी उल्लेख नहीं था। भारतीय न्याय संहिता में पहली बार इसे अपराध माना गया है। अब होगा यह कि हिंसा की मामूली घटनाओं को भी भारत की संप्रभुता और एकता से जोड़ दिया जाएगा। इन कानून के पीछे की सोच है कि अंग्रेजी राज की मानसिकता से आज़ाद करना, अंग्रेजी राज्य की मानसिकता से अंग्रेजी में से डीकोलोनाइजेशन कहते हैं। संसद परिसर के बाहर विपक्ष के सांसदों के हाथों में जो संविधान है वह पूरी तरह से भारतीय संविधान से बनाई गई है, यानी संविधान सभा के सदस्यों ने इसके एक एक प्रावधानों पर चर्चा की, उसके बाद पास किया और संविधान बना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान देखकर किसी को याद नहीं आता है, ना आना चाहिए कि इसका संबंध किसी अंग्रेजी राज्य की मानसिकता से है। बेशक इसके कुछ प्रावधान पुराने हो सकते हैं, दूसरे देशों से लिए गए हो सकते हैं या फिर नए संदर्भ में नए प्रावधानों की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन अचानक किसी सुबह उठकर आप यह प्रवचन नहीं दे सकते हैं कि भारतीय दंड संहिता को इसलिए हटाया जा रहा है क्योंकि यह औपनिवेशिक मानसिकता का प्रतीक है। ऐसी बातों से बहुत विचित्र लगती है। इस हिसाब से संविधान के भी कई प्रावधान दुनिया भर की संसदीय प्रणाली से प्रभावित है कि आप कह सकते हैं कि हमारा संविधान भारतीय नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने औपनिवेशिक कानून के बड़े हिस्से इस्तेमाल के आप पर 4 दिसंबर 1948 को संविधान सभा में कहा था। संविधान के मसौदे पर लगाए गए स्वरूप के बावजूद में भी हमने भारत शासन अधिनियम 1935 का अच्छा खासा हिस्सा इसमें शामिल कर लिया है। किसी भी व्यक्ति को जीवन और स्वतंत्रता से आप वंचित नहीं कर सकते हैं, यानी जेल में नहीं डाल सकते हैं, फांसी पर नहीं लटका सकते हैं। आर्टिकल 21 भी यही कहता है कि ऐसे आप यूं ही नहीं कर सकते हैं। कानून में जो प्रक्रियाएं तय की गई हैं उनका पालन आपको करना होगा। भारतीय दंड संहिता और सीआरपीसी के जरिए इसकी पूरी व्यवस्था बना दी गई है ताकि आप सुरक्षित महसूस करें, लेकिन 1 जुलाई से यह सब अतीत होने जा रहा है। बहुत ध्यान से इसे समझने की आवश्यकता है और ज़रूरत है। दोस्तों, आज की यह जानकारी आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद है वीडियो देखने, जानने, सुनने के लिए। हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।